बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। 24 से 30 घंटे हमारे जरा बताते हैं कि बड़े अहम हो चुके हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और अब्बास इराक्ची, ईरान के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान कंफर्म हो चुका है। आज रात वो पाकिस्तान आ रहे हैं। लगता यह है कि अब इस दफा पहले ईरानी वफ्द आएगा और उसके बाद फिर अमेरिका की तरफ से वफ्द आएगा, यह सोचा जा रहा है। लेकिन अब्बास इराक्ची साहब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इसके अलावा रूस और ओमान भी जाएंगे। ट्रंप का बयान आया है कि मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन इस दफा ऐसा मुआहदा चाहता हूं कुछ देर पा हो। यह बड़ा खुशाइंद है। इस सब पर हम बात करेंगे। हमें खालिद चिश्ती साहब ने ज्वाइन किया है। खालिद चिश्ती साहब एयर कमोडो रिटायर्ड हैं, तज्जियाकार हैं और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड बन चुका होगा माशाल्लाह, जितना इनको चैनल्स पर बुलाया जाता है सुबह से लेकर रात तक ये अपना तजिया दे रहे होते हैं और बड़े जबरदस्त और मुस्तरद तजियाकार हैं। आंसर साकिब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, बैनुल-अक़वामी की माहिर हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आंसर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका भी। ये फरमाइएगा कि इस दफा आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बड़ा इंतजार था और कहा जा रहा था जी दूसरा राउंड अब होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि पीछे अब बैकग्राउंड कुछ बेहतर हो चुकी है, पहले से चीजें कुछ तय हुई होंगी, तभी अब अब्बास इराक्ची साहब आ रहे हैं और फिर हो सकता है अमेरिकन वफ्द भी आए? देखिए, ये तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब 47 इयर्स से दो मुल्कों के बीच में कशीदगी हो तो वो एक राउंड ऑफ टॉक्स या दूसरे राउंड ऑफ टॉक्स तरह हल नहीं हो सकती कि 22 घंटे में, 24 घंटे में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, दूसरी चीज जो नोट करने वाली है वो ये कि दोनों मुमालिक जो हैं इस चीज की भरपूर फायदा उठा रहे हैं और अपनी स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ जो ट्रेडिशनल काइनेटिक वॉरफेयर है वो जारी है और दूसरी जगह जो वॉर है वो बयानिए की वॉरफेयर है, जहां दोनों अमेरिका और ईरान इस चीज पर अपनी अपनी कौमों को आमादा करने पर तुले हुए हैं कि ये जंग किसी न किसी तरह हम जीत चुके हैं या हमने अपनी मनवाई है। सो डेफिनेटली अभी जो इस्लामाबाद पीस टॉक्स हैं वो इस तरह से समझे जाएं कि ये कोई एक रेगुलर डिप्लोमेटिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म बन गया है जो कि एक्टिव मिलिट्री एस्केलेशन के अंडर एग्जिस्ट कर रहा है। सो अभी क्या है कि जो बिल्कुल ही खुशाइन बात है, देखिए यहाँ पे अमेरिका या ईरान से ज्यादा मैं क्रेडिट देना चाहूंगी पाकिस्तान में और खासकर हमारी जो सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सीडीएफ जनरल आसिम मुनीर को, क्योंकि एक यकजा बयानिया उन्होंने पाकिस्तान का बनाया और डेफिनेटली इस्लामाबाद ने इवन इस फुल स्टेट ऑफ लॉकडाउन के अंदर वो हमने अभी भी अपनी रिजॉल्व दुनिया को दिखाई है कि हम इस निगोशिएशंस को लेकर कितना सीरियस है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखिए कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक सीज फायर की एक्सटेंशन पर भी राजी हो जाए। उन्होंने बड़ा एक स्ट्रिक्ट स्टांस दिया हुआ था। ना कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईरान ने जिस तरह लास्ट टाइम जो एक्चुअली सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जब बिगिन होने थे कि उसके ऊपर ईरान की कोई हाई लेवल डेलीगेशन जब एक दफा मना कर चुकी है उसके बाद दोबारा से निगोशिएटिंग टेबल पे आए, तो पाकिस्तान के लिए तो ये ऑलरेडी एक विन है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए अब जो आबनाए हरमस का मामला है ग्लोबल मैरीटाइम ब्लॉकेड की सूरत इख्तियार करता जा रहा है और ऑलरेडी हम जानते हैं कि एक ऐसा चोक पॉइंट बन चुका है कि जहां पे 3-3 महीने तक का एक बैकलॉग है। आज क्रूड ब्रेंट की प्राइस $104 से ऊपर चली गई है। तो ये सिर्फ अब एक ईरान या अमेरिका का मसला नहीं है, पूरे खित्ते का मसला बन गया। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपने मेंशन की कि ईरानियन डेलीगेशन जो है फिर रूस भी जाएगा, ओमान भी जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपने कुछ ऑल्टरनेटिव डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी एक्सप्लोर करना है, वहां भी एक फीलर लेना है। आई थिंक डेफिनेटली खुशाइन बात है। ठीक है, इस पर मैं दोबारा आ रहा हूं, लेकिन खालिद चिश्ती साहब आपने दिहाइयां गुजारी माशाल्लाह पाकिस्तान का डिफेंस करते हुए। आप जैसे लोगों से हमने सीखा कि पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पर ले जाया जाता है मिलिट्री के जरिए और उसके बाद फिर नेगोशिएशंस जब भी होती हैं, आप हिस्ट्री को भी बहुत अच्छा समझते हैं, तो दिफाई लिहाज से कौन कहां पर खड़ा है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने हुर्मुज़ तो दोनों ने अपनी अपनी जगह पर बंद कर रखी है। बहुत शुक्रिया सामने आपने इन्वाइट किया और माजरत के मैं बड़े अरसे बाद हाजिर हूं। सर आपकी मेहरबानी। देखिए, बुनियादी तौर पर मिलिटरीली मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक आया है इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी एंड इवैल्यूएशन का, एक उन्होंने एक तज्जिया दिया है और उसके अंदर वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने पेंटागन के अंदर 3 सोर्सेज से ये डॉक्यूमेंट निकलवाया है और ये ऑथेंटिक है।
वो कंफर्म है, वो मैं आपको पेश करता हूँ जो लॉजिकल लग रहा है। तो ये कहते हैं कि अमेरिका का इस वक्त जो प्रिसीजन गाइडेड उनके पास मिशन है, इसको पीजीएम्स कहते हैं, जो प्रिसाइज बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो 45% कोटा इस्तेमाल कर चुके हैं अपने स्टॉक पाइल का। नंबर 2 वो कहते हैं पैट्रियट 50% इस्तेमाल कर चुके हैं। जो टॉमाहॉक मिसाइल जो ऑफेंसिव स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल होता है वो 30% इस्तेमाल कर चुके हैं। इस सारा करने के बाद आप इमेजिन करें, वो कहते हैं पहले 4 हफ्ते में अमेरिका ने 840 टॉमाहॉक फायर किए थे। $506 बिलियन उन्होंने पहले 48 घंटे के अंदर खर्च किया था। मैं आपको बताना किसी और वजह से चाह रहा हूं। जी जी, ये जो प्रोडक्शन साइकिल है, जो 1200 टॉमाहॉक उन्होंने पहले 48 घंटे पे फायर किए थे, और जो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने भी कहा था कि मैं 200 मांग रहा हूं, मुझे नहीं दिए, और 8 दिन में प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2000 फायर कर दिए पैट्रियट मिसाइल, ये जो डिफेंस करने के लिए होता था। इसकी तरफ प्रोडक्शन देख लेते हैं। 90 पैट्रियट्स पर ईयर अमेरिका की कैपेसिटी है, और अगर अमेरिका के जो 1200 जो मार दी उन्होंने पहले 2 दिनों के अंदर, जरा सिर्फ मल्टीप्लाई कर लें 90 को कितने अरसे में ये बनेंगे, ये बनते हैं 13.5 साल। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका का जो स्टॉक पाइल्स है, अगर एवरेज उन्होंने निकाली है उसी आर्टिकल के तहत, तो अमेरिका का इस वक्त जो मिशन है वो 50% पर ड्रॉप हो चुका है, और तकरीबन इतना ही ईरान का एस्टिमेट किया जा रहा है। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री वॉरफेयर ये आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी एग्री करेंगे कि अमेरिका का 50% स्टॉक पाइल पर चले जाना म्यूनिशन का और ईरान का कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ईरान ने सिर्फ सरवाइव करना है, ईरान ने हिटबैक करना है, ईरान ने अपना सस्टेन करना है, वाइबल अपने आप को रखना है। अमेरिका ने सिर्फ ईरान को नहीं बताना कि मेरे पास स्टॉक पाइल कितना है, अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट करना है, अमेरिका ने यूक्रेन लड़वाना है, अमेरिका ने एक डेटरेंस क्रिएट किए रखनी है चाइना पर कि ताइवान को हाथ ना लगाना वरना हमारा स्टॉक पाइल इंतजार कर रहा है। लेकिन ये सारा करने के बाद अमेरिका ने अपने लिए एक विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी खोल दी है, और वो चाइना को बता रहा है, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली, कि जनाब अगर आप चाहें तो मैं इस वक्त स्टॉक पाइल 50% पे आ गया हूं। तो एवरी वेपन जो फायर हुआ है सामरिक अभी तक जो ईरान पर फायर हो रहा है, ईरान उसकी कॉस्ट दे रहा है, बेनिफिट चाइना को जा रहा है, क्योंकि वो समझता है कि वन लेस मिसाइल नाउ। तो जितने फायर किए हैं इसने, वो चाइना को इनडायरेक्टली एडवांटेज दे रहा है। जैसे मैंने कहा लीवरेज ईरान का कम, ओवर ए पीरियड टाइम ईरान का भी लीवरेज कम हुआ है, मुझे तो नहीं बोलना चाहिए। बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, मिलिट्री उन्होंने बहुत नुकसान उठाया, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप, ह्यूमन साइंटिस्ट, तमाम के तमाम फ्रंट पर उन्होंने नुकसान उठाया। तो थ्रेशोल्ड तो दोनों की आ चुकी है, विन विन सिचुएशन के लिए दोनों अभी काम कर रहे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में या ग्लोबली बैठकर कौन जीता या कौन हारा, हमें तो पीस से मतलब है, हमें तो स्पाइस से मतलब है जो हम दे रहे हैं, बगैर जंग लड़े दे रहे हैं। तो आई थिंक होप एंड प्रे कि रियलिज्म दोनों की तरफ आ गया होगा, खासतौर पर कूलिंग पीरियड भी खत्म हो गया, तो अब कन्वर्ज कर जाएंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी और वेपन फायरिंग को छोड़ के। आई थिंक मुज़ाकरात की तरफ आ जाए तो अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए मुज़ाकरात। अच्छा अंजर साहब, आपने पाकिस्तान के किरदार को बड़ा सराहा, बड़ी जबरदस्त आपने बातें की। एक आपने जो बात की कि दोनों अपने लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि हम जीते हैं, तो इसी वजह से शायद टॉक्स भी डिले हुई हैं कि दोनों तरफ चाह रहे हैं कि हम दिखाएं कि आपने हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है, अमेरिका कह नहीं उसका कंट्रोल खत्म हो गया, या हमारे पास स्टॉक पाइल आ जाए, वो कहते जी हम नहीं देंगे अपना जितना भी हमारे पास इस वक्त अफजुदा यूरेनियम है। तो वो क्या चीजें होगी जहां दोनों कौमों को वो खुश कर सकें अपनी सतह पर कि जी हम जीते हैं। देखिए यहाँ पे अमेरिका का केस यहाँ पहले स्टडी करते हैं तो 2 चीजें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात कि अब क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये जंगबंदी की तरफ और पीस की तरफ या किसी ना किसी तरह के सुलहनामे की तरफ जाना चाहेंगे। 2 पॉइंट्स पर आपकी निशानदेही करवाना चाहूंगी आपके नाजरीन की। नंबर 1 ये कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उसका मिड टर्म अनकरीब है। ऑलरेडी हम ये बात से वाकिफ हैं कि अमेरिकन जो है ना वोट करते हैं जिस बेसिस पे वहां फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। इस वॉर से कबल $2 पर गैलन के रेट पे फ्यूल परचेज किया जा रहा था, अब उनके लिए $4 बन गया। ब्रेंट क्रूड $104 को क्रॉस कर गया। तो अमेरिकन वोटर्स के लिए, खासकर रिपब्लिकन के लिए बड़ी बात होती है। हमने ऑलरेडी कुछ रिसर्च पोल्स ये कह रहे हैं कि 27% तक नीचे आ चुकी है प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सियासी जो पॉपुलैरिटी थी। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये चीज भी मद्देनजर रखें कि एट द एंड ऑफ द डे जहां पर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप अपने आप को पोजीशन करना चाह रहे थे, वो प्रेसिडेंट ऑफ वॉर पोजीशन नहीं करना चाह रहे थे अपने आप को। वो तो जी इस पूरी उम्मीद थे बड़े कि मुझे नोबेल पीस प्राइज बन जाए, मैंने गजा की जंग में पीस बोर्ड बनवाया, मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो खैर दूसरी जो इम्पोर्टेंट
बात यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि बड़ी इंटरेस्टिंग जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आपको मैं उनके लॉ का एक सेक्शन बताऊं, वॉर पावर्स रेजोल्यूशन जो है उनकी 1973 की, ये एक यूएस में कानून है जिसके तहत जो प्रेसिडेंट होता है ना जी, उसकी एबिलिटी टू वेज अ शॉर्ट टर्म वॉर, यानी कि वो 60 to 90 डेज तक की तो वॉर कर सकता है, 60 डेज इनिशियली, 30 डेज का एक्सटेंशन ले सकता है कि अगर उसने ट्रूप्स विड्रॉ कराने हो या किसी तरह जंगबंदी करनी हो, लेकिन उसके बाद उसको कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है। तो ये जो कांग्रेशनल अप्रूवल है, अब ये आई थिंक 1 मई को ये वाली डेडलाइन भी एक्सपायर हो जाएगी। सो प्रेसिडेंट ट्रंप तो मोर देन एवर अब चाहेंगे कि उनके जो सियासी मफादात हैं, और खासकर अगर वो पावर अपनी मेंटेन करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी उनको ये किसी ना किसी तरफ अब देखें कि वो प्रेशराइज तो करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को। अच्छा, ईरान भी जो है, अब ये भी हमें खबरें मिली हैं कि जो खामेनेई साहब के जो साहबजादे हैं, मुश्तबा खामेनेई साहब, ये सीरियसली इंजर्ड, और मतलब उनके एक जगह बात भी हो रही है कि प्रोस्थेटिक्स भी लग रहे हैं, वो इतने ग्रेवली इंजर्ड हैं। तो फिर जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो IRGC के अंदर से, कुछ जनरलों के फैसले हैं, क्या है, तो वो भी एक प्रेशर, और ये भी हमें पता है कि वो हार्डलाइनर्स भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके लिए भी देखिए एक बड़ा डोमेस्टिक प्रेशर होगा मेंटेन करना, अगर वो इतनी इजीली एक नेगोशिएशन के ऊपर आ जाए, खासकर जहां तक मामला यूरेनियम एनरिचमेंट का है। बिल्कुल ठीक। अच्छा आंसर साहब, ये जो आपने पॉइंट रेज किया बड़ा अहम है, मैं चाह रहा हूं इस पर जरा खालिद चिश्ती साहब का भी टेक ले लें, उसके बाद मैं दोबारा आता हूं, कुछ जरा इंटरनेट में भी इशू है, तब तक वो भी सॉल्व करते हैं। खालिद चिश्ती साहब, ये जो बात की आंसर साहबा ने, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक साफी है, CNN पर उन्होंने कहा, और ये खबर अब डिस्कस हो रही है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई वो जख्मी हैं और प्रोस्थेटिक उनको लगाए जा रहे हैं, दोनों टांगे उनकी इस तरह से हो गई हैं, बाजू का भी कहा जा रहा है, चेहरा भी झुलसा है, तो अब मुसलसल उनसे कोई मिल भी नहीं सकता क्योंकि सारी लीडरशिप जो है पहले उड़ा दी इसराइल ने, तो अब उनके पास कोई टेक्नोलॉजी का डिवाइस भी नहीं रखा जा रहा। तो कितना मुश्किल होता है कि चेन ऑफ कमांड का हमने बड़ा एक कॉन्सेप्ट सुना हुआ है। तो इनके वालिद तो जो कहते थे वो फिर ईरान के लिए हरफ आखिर होता था या पासदार इनकलाब की, क्योंकि उनकी एक रेगुलर आर्मी अलग है ईरान की और पासदार इनकलाब अलग है, और ये खुद ईरान ने कहा कि जी हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर लीडरशिप खत्म हो जाती है तो हमने सबको अपने अपने टास्क सौंप दिए हुए हैं। क्या ये एक एडवांटेज होता है, या जब नेगोशिएशंस हो रही हो तो फिर डिसएडवांटेज हो जाता है कि प्रेशर ग्रुप्स कहीं कहीं है और वो हर कोई अपना एग्जर्ट कर रहा होता है? फिर तो बुनियादी तौर पर ज्यादा होता है, पीस टाइम पे कम होता है। ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट चाहिए होता है, वो तो किसी भी लिया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल जो प्रेशर होता है वॉर फाइटिंग में होता है। अगर आपकी लीडरशिप एलिमिनेट कर दी जाए, साइंटिस्ट शहीद कर दिया जाए, पिछली जंग में 19 साइंटिस्ट शहीद किए गए, 37 लीडर्स को शहीद किया गया, इस दफा 49 लीडर्स को शहीद किया गया। पहले दिन इतनी ज्यादा टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करना और उसको कम बैक करना ईरान की, असल तो रेजिलियंस वो थी। और बाय द वे इजराइल की ईरान की जो लीडरशिप है वो लेडर ऑफ जो है सक्सेशन उस पर बहुत अच्छी है। वो इसलिए कि मैं इसका पहले से भी पढ़ रहा था, और खासतौर पर मई 2025 जून के बाद जब इनकी जंग हुई तो और ज्यादा फोकस किया, तो इनके जो 33 के करीब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या डिविजन कह लें उनको, वो तमाम के तमाम कमांडर्स इंडिपेंडेंट थे और हैं। आपने देखा कि जब भी लीडरशिप भी न्यूट्रलाइज की गई, उसके बाद बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तेहरान में कंटिन्यूस बमबारी हुई, लेकिन इजराइल पर बमबारी जारी थी। वो इस वजह से हो रही थी कि एलिमेंट ऑफ एम्पावरमेंट इन्होंने बहुत ज्यादा दिया हुआ है। जो लोकल कमांडर डिस्ट्रिक्ट्स के हैं उनको अपने टारगेट का पता है, उनको चॉइस ऑफ वेपन्स का पता है, उनको टाइम का पता है कि उसने कब फायर करना है। तो आई थिंक रिडंडेंसी तो बहुत है, इसी वजह से वो पिछली जंग में भी सर्वाइव कर पाए और इसमें भी कर पाए। जहां तक आप खामनाई साहब का कह रहे हैं, मुस्तफा खामनाई साहब का, वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होती मुलाकात में कि वो जख्मी है या किस हद तक है। अगर वो अलाइव है, थोड़ी देर के लिए डिस्कशन करने के लिए, तो इट डज नॉट मैटर, उन्होंने सिर्फ कॉन्सेंट देना है। और आई एम श्योर अगर फॉरेन मिनिस्टर अभी आ रहे हैं जो ईरान के, तो वो पूरी डायरेक्शन, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी थ्रेशोल्ड, अपना बार्गेनिंग लीवरेज पूछ के आ रहे होंगे, और आई एम श्योर कंसेंट होगा। अब अल्लाह ये करे कि दोनों कन्वर्ज हम कर पाए। पाकिस्तान की बहुत बड़ा ऑनर है कि हमने मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप पे कई हफ्ते लगाए हैं, इसको कंसल्टेड एक एफर्ट की है, तो वो कन्वर्ट तब वैल्यू एड होगी दोनों मुल्कों के लिए कि वो ऑब्वियसली किसी के कन्वर्ज कर पाए। तो मोर ऑफ ऑप्टिक्स और सिंबॉलिक होता है, लीडर का कहां होना, वो हाइडिंग में है, वो डिवाइसेस नहीं यूज कर रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। टिल द टाइम अगर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में और डायरेक्शन देने में, तो वो मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ेगा कोई। बिल्कुल ठीक। अंजा साहिबा, पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है और दुश्मन ज़ाहिर है इस पर बड़े तिलमिला रहे हैं कि जी हम आज कहें, खासतौर पे भारत। लेकिन
कितना पाकिस्तान इसमें इंफ्लुएंस कर सकता है? यहां तक तो खबर आई कि दो अहम शख्सियात गालिबुल इराक़ची साहब थे और इनके पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनका नाम लिया जाता है कि इनको इसराइल ने टारगेट करना था। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ये ना हो, और फिर अमेरिका को समझ आई और उन्होंने इसराइल को कहा भाई ये अब टारगेट ना करें वरना लोग कितने रह जाएंगे जिससे आपने बातचीत करनी है। तो जहां जहां पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सका करता है, लेकिन एक हद तक ये हो सकता है कि कहीं हम पार्टी तो है नहीं इसमें कि जी हम उसके साथ हैं उसके साथ हैं। हमारा मकसद अपना नेशनल इंटरेस्ट, लोगों की जानें बचाना, जंग खत्म करवाना। लेकिन जहां हो सका पाकिस्तान का किरदार हैरान कुन है कि जिस तरह की मैंने बताया रॉयटर्स की खबर आई और दीगर जगहों पर भी ट्रंप ने बार बार सराहा कि जी इन्होंने जिस तरह से कहा मैं अब सीज फायर को एक्सटेंड कर रहा हूं, हम कोई हमला नहीं कर रहे। ईरान की तरफ से कहा गया हम ट्रस्ट अमेरिका पे नहीं करते, पाकिस्तान पे करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है जी। 100% देखिए इसमें पाकिस्तान का तो मैं कहूंगी कि हमने एक पूरी जो प्लेबुक है डिप्लोमेसी की हमने वो री इन्वेंट कर दी है, क्योंकि आप ये देखिए कि वो काम जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस नहीं करा सकी, जिस तरह यूएन हुई, नेटो हुई, पाकिस्तान जैसे सो कॉल्ड इकोनॉमिकली फ्रेजाइल स्टेट ने करवा दी, जिसपे कई दिहाइयों से टेररिज्म की एक फॉल्स छाप लगी हुई है जो पूरी दुनिया के आगे हमने ये भी देखा कि जहां पे पाकिस्तान ने किस तरह से अच्छा मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जब पहला राउंड ऑफ टॉक्स भी हुआ, मैं इस्लामाबाद में मौजूद थी रेड जोन के अंदर ही, और मैंने देखा कि एक छोटा सा साथ कॉन्फ्रेंस भी होता है और कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में हमारे डिफरेंट लीडर्स की फोटोज लग जाती हैं, लेकिन ये पहली दफा था कि पूरे इस्लामाबाद के अंदर कैनवेसिंग सिर्फ और सिर्फ पीस टॉक्स की और पाकिस्तानी फ्लैग की हुई। तो ये जहां मैं बार बार आपसे कह रही थी ना कि ये जो जंग है ये सिर्फ, या इवन जंग बंदी की सिचुएशन, ये सिर्फ काइनेटिक तक महदूद नहीं है, यहाँ पे एक बड़ा बयानिए का भी रोल है। और पाकिस्तान ने अपने आप को जिस तरह पोजीशन किया है पूरी दुनिया में, देखिए पूरे खित्ते में नहीं पूरी दुनिया में एक ये मिसाल कायम की गई है कि जो ग्लोबल साउथ के मसले हैं या जो मीना रीजन के मसले हैं वो जरूरी नहीं है कि उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या ग्लोबल वेस्ट की दखल अंदाजी हो, वो प्योरली केपेबल है। और लेकिन एक तरह से ये भी एक मैसेज जाता है जो कि आई थिंक कि हमें दोनों पहलू समझने चाहिए कि क्या अमेरिका सिर्फ उन ममालिक को सीरियस लेगा कि जिनके पास अपना न्यूक्लियर असासे हैं। तो ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर ईरान की जगह भी यहाँ कोई और मुल्क होता तब उनके करवट बैठता। हमने देखा है कि इराक के साथ क्या हुआ था, गजा के साथ क्या मामलात हुए हैं, दीगर और केसेस में वेनेजुएला की एग्जांपल देखते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक रिजॉल्व ईरान का भी है, और लेकिन ईरान का जहां ट्रस्ट डेफिसिट था, आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया सारे दूसरे ममालिक के साथ, वी आर दी ओनली वंस जिसको दोनों पार्टीज ने तस्लीम किया है कि जी यही एक वाहिद मीडिएटर है। तो आई थिंक ये हमारे लिए और मैं अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी बात करूं तो देखिए हमें ऑलरेडी मशरिक के वुस्ता के अंदर जो दूसरे ममालिक थे, सऊदी अरेबिया है, मिडल ईस्ट है, कतार है, ओमान है, वहां से ऑलरेडी एक मिलिट्री कॉपरेशन की हरी झंडियां नजर आ रही थी। इसके साथ साथ आई थिंक पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली एक अच्छा स्टांस लिया है, क्योंकि वरना हमारे ऊपर जो ईरानियन आई थिंक एटलीस्ट मेरी जो एनालिसिस थी कि जो $18 बिलियन का एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट था जो हम ऑनर नहीं किया हमने यूएस के सैंक्शंस के प्रेशर की वजह से, तो आई थिंक उसका भी कहीं ना कहीं ईरान हमसे वरना डिमांड कर सकता था कि उसका खमियाजा अब कौन भरेगा। तो आई थिंक एक ये पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी काविश की थी जिसकी वजह से हमें ना सिर्फ स्ट्रेटेजिकली, अच्छा इकोनॉमिकली भी पूरी दुनिया, अब आप ये देखिए कि जितना भी बैकलैश आया है, जितना स्पिल ओवर आया है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ जबर अली रेड सी के अंदर यंगू पोर्ट से, वो सारा का सारा ट्रैफिक जो है डाइवर्ट हो रहा है अभी पोर्ट कासिम के ऊपर। सो पाकिस्तान के लिए अगेन एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी किस तरह से बन रही है, डिफरेंट लाइंस एक्सप्लोर की जा रही है और मारा पसनी के ऊपर डिफरेंट हमारे के ऊपर और इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए ईदर वे इट्स अ विन। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले लास्ट क्वेश्चन खालिद चिश्ती साहब, सर ये फरमाइएगा एनरिच्ड यूरेनियम की बात हो रही है, यहां कभी पाकिस्तान का भी नाम जो है, तज्जियाकार बैठे होते हैं, कोई कहता है कि जी ये बात के जी ईरान चूंकि इतना ट्रस्ट करता है तो वो कहेंगे जी अमेरिका के हवाले तो नहीं करते, पाकिस्तान के हवाले कर देंगे, ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है, या रशिया। लेकिन ये कहा गया कि जी ये तो हमारी सरजमीन की तरह हमारे लिए मुकद्दस है। अब यहां पर बात फंसी हुई है, ये जो आपने हुर्मुज़ बंद करना, ये सब चीजें लगता है कि हो जाएंगी सॉल्व। असल मसला यूरेनियम की अफजूदगी का है, अमेरिका के लिए ये जरूरी है कि जी किसी तरह का कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका ना हो। अब ये कैसे सॉल्व हो सकता है, या ये सॉल्वेबल है भी सर?
देखिए, ये जैसे मैंने अर्ज किया कि सीज फायर तो हो गई है, लेकिन दोनों ममालिक या दोनों साइडें ये कोशिश कर रही हैं कि इसको ऑप्टिकली भी विन किया जाए। मिलिटरीली तो हम डिस्कस करते रहेंगे आने वाले महीनों में, सालों में, कि कौन जीता, क्या नुकसान हुआ, क्या डैमेज हुआ। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप खासतौर पर, क्योंकि मिलिट्री माइट है, नंबर 1 मिलिट्री है दुनिया में इनकी, तो वो चाहते हैं कि मैं टेक होम ट्रॉफी भी तो लेके जाऊं कोई। तो इस वक्त मोर ऑफ ईगो इशू है कि डस्ट कौन लेके जाएगा या न्यूक्लियर एनरिचमेंट को कैसे डिस्पोज। बड़ा सिंपल है, मेरे जैसे स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी से पूछें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उसको बुलाएं, वो डिस्पोज ऑफ करे जिस तरह भी करे। लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ ना कुछ दिखाना है टेंजिबल टर्म में, वो ले जाना चाहते हैं। लेकिन ईरान चाहता है कि मैं अपने हाथों से कैसे एक वॉर ट्रॉफी हवाले करूं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आइंदा के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे कि ये शिकस्त दी थी, ये मेरा टेक होम है, तो देखा मैंने इतनी जबरदस्त जो जंग लड़ी है उसके लिए मेरे हाथ में क्या है। तो ये मोर ऑफ ईगो है, इसके अंदर कोई प्राइड और आर्टिफिशियली हो सकता है। रियल सेंस में तो आपने 40 दिन में प्रूव करना था जंग को कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खालिद चिश्ती साहब, एयर कमांडर रिटायर्ड, आपने हमें वक्त दिया चूंकि आपकी मसरूफियत है। आंजा साकिब साहिबा हमारे साथ हैं जी, हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद समीना पाशा साहिबा, मशहूर मारूफ एंकर पर्सन, वो भी हमारे साथ होंगी और इस पर हम मजीद बात करेंगे। खबर यह भी आई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कहा गया है कि अब इत्तेमाद का बड़ा फुकदान है, दिहाइयां लग सकती हैं या कम से कम सालों लगेंगे कि हम ईरान पर फिर एतबार कर सकें। तो खलीजी ममालिक की अपनी अलग परेशानी है। अब ये जो माहिदा होगा इसमें खलीजी ममालिक के लिए क्या है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हमें समीना पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है, हंजा साकिब साहब भी हमारे साथ हैं। हंजा साहब, हम देख रहे हैं कि ट्रंप कहीं नजर आता है कि बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि मैं बड़ा खुश हूं, ईरान ने बड़ा कमाल किया, 8 खवातीन की फांसी उन्होंने रोक दी है। तो लबनान में मैं सीज फायर में तोसी करवा रहा हूं, इसराइल के साथ उनके मुज़ाकरा चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम फायरिंग देखते हैं। इसी तरह आबन हुर्मुज़ में भी दोनों तरफ से कहा जाता है जी जहाज कब्जे में ले लिए, ईरान के जहाज अभी तक नहीं हमें गुजरने देंगे, ये भी ट्रंप ने कहा है। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से माना गया कि पहली दफा हमने जो आबन हुर्मुज़ से जहाज गुजर रहे हैं उनसे रकम भी ली है और कौमी खजाने में भी हमने डाल दी है। तो ऐसे लग रहा है कि सीज फायर अपनी जगह, लेकिन साथ साथ एक दूसरे पर प्रेशर इस तरह का बरकरार रखा जा रहा है कि पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ नजर आए। तो ये मामला साथ साथ चलेंगे जब तक कि मुआहदा नहीं हो जाता। जी आंजा जी आंजा, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, प्लीज चलिए जी बताइएगा। शायद मेरा सवाल नहीं आपको, मैं कह रहा हूं कि आपने हुर्मुज़ जब तक बंद है दोनों तरफ से, और साथ एक तरफ ट्रंप कहते हैं जी मैंने सीज फायर में तोसी कर रहा हूं, या लबनान में भी सीज फायर रहेगा लेकिन हम शिप्स भी नहीं गुजरने देंगे। तो ट्रंप की पर्सनैलिटी का भी है, आपको लगता है कि मुआहिदा होने तक जिस तरह कहा जा रहा है, जो पॉजिटिव उनकी तरफ से कभी आता है कभी नेगेटिव, ये साथ साथ चलता रहेगा? देखिए, आबना हुर्मुज़ का जहां तक मामला है ना, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ट्रूथ वर्सेस रेटरिक। तो बेसिकली जो लॉ ऑफ सीज है ना, जिसको यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, उसके तहत तो देखिए ये जो आबना हुर्मुज़ है ये ट्रांजिट पैसेज के अंदर फॉल करता है कि जहां पर इंटरनेशनल लॉ इसको गवर्न करेगा, कोई भी एक मुल्क इसको बंद नहीं कर सकता, आया वो यूएस हो या ईरान खुद क्यों ना हो। ठीक है, तो एक तो ये मामला हो गया, तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये इसकी टेरराइजेशन है उसकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। अगर कोई भी इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर हम इसको, मैंने देखा कि दीगर लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं विथ लाइक जो सुएज कनाल वगैरह है, वो लॉ अप्लाई होता है वहां पे जहां मैन मेड कनाल हो, ये स्ट्रेट एक नेचुरल ट्रांजिट पैसेज है। सो डेफिनेटली ये तो होगी जी लीगैलिटी की बात। अच्छा, जहां तक बात रही यूज करने की, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप, आप उनकी इंटरेस्टिंगली 2 दिन पहले की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें तो उन्होंने कोई 7-8 मरतबा बार प्रेसिडेंट ने रिपीट करना पड़ा, वी हैव द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट मरीन्स इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड। तो ये अपने आप को भी जैसे, और अपनी कौम के सामने भी बयानिया उनका बनाना बड़ा जरूरी है कि ये तो नहीं तस्लीम कर सके कि भाई हम लिंकन भी हमने उतार दिया फिर भी हम पूरी तरह कंट्रोल नहीं ले सके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। तो ये उनके लिए भी एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी बनी हुई है कि देखिए वो कितने ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आप देखें, जो अगर एयर स्पेस
के अंदर उन्होंने ज़िया किया है। सो एट द एंड ऑफ द डे ये उनकी पास एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसको वो यूज करते हुए ईरान के ऊपर प्रेशर कायम बरकरार रखेंगे, और उनको पता है कि इस चीज की वजह से बिकॉज इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट और गैस प्राइसेस पे इतना इम्पैक्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दे आर होपिंग, क्योंकि नेटो ने तो वही हाथ खड़े कर लिए, तो इस स्टेट पे हम कितना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, लोगों को क्या किस तरह से, जिस तरह सर ने भी प्रीवियसली मेंशन किया था कि वो एक वॉर ट्रॉफी जो है कि हम क्या बाउंड्री लेके आए, तो उसके अंदर वो डेफिनेटली उनके पास अब मेरी नजर में सिर्फ दो सिनारियोज हैं जहां वो कंट्रोल कर सकते हैं, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दूसरा इरानियन फ्रोजन एसेट्स जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उसके ऊपर ये सेकेंडरी सैंक्शंस का एक टूल लगा सकते हैं अगर तो चाइना ने या रशिया ने या किसी भी और ममालिक ने ज्यादा कोशिश की यहाँ पे इंटरफेयर करने की। लेकिन आई थिंक अगेन ईरान के पास अपना भी ये एक वेपन मौजूद है, क्योंकि देखिए हम एक बड़ी जो रियलिटी ये है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो ईरान इस्तेमाल करता है उसके अंदर एक बड़ा कंपोनेंट उनकी प्रॉक्सीज का भी है, और अगर तो वो हुतीज को एक्टिवेट कर लेते हैं, हमने ऑलरेडी देखा है कि रेड सी के अंदर हुतीज के जो कमांडर है उनकी तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रही, सो ये डेफिनेटली फिर बाबुल मंदर चौक होने की बात होती है, तो हम सिर्फ 20 या 25% तेल की मूवमेंट की बात नहीं कर रहे, अप टू 37% ऑयल की मूवमेंट, सॉल्वेंट्स की मूवमेंट, फर्टिलाइजर की मूवमेंट, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपकी ना सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी पे, आपकी फूड की मेन लाइंस पे, तो फूड सिक्योरिटी ऑलरेडी एग्रीकल्चरल कपास का जो है कितनी ज्यादा आपकी जो यील्ड है वो जाया हो चुकी है, सो डेफिनेटली इसको जितनी जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक पाकिस्तान अगेन इसमें एक बड़ा किरदार निभा सकता है। अच्छा समीना, अभी जो बात सबसे अहम ये हो रही है कि बैकग्राउंड में क्या कुछ हुआ, क्योंकि पहले लग रहा था कि आ रहे हैं, अमेरिकी वफ्द यहां पर आ चुका था और वो सिर्फ ये कि जी वेट करेंगे कि वहां से निकलने का। वक्त से मेरी मुराद ये है कि जो उनकी सिक्योरिटी टीम थी, जो कि अब तो पता चल रहा है कि शायद यहीं पर थे, और उनकी तरफ से सिर्फ एश्योरेंस चाहिए थी कि ईरान की तरफ से भी आएंगे, लेकिन आखिरी वक्त तक उन्होंने कहा जी हम नहीं आ रहे। तो अब अगर इराक़ची साहब आ रहे हैं और आगे उन्होंने रूस भी जाना है, ओमान भी, तो बैकग्राउंड पर कुछ चीजें तो सेटल हो चुकी होंगी कि हाँ जी ये चीजें हैं, या जो आप एश्योरेंस चाहते थे, या मुज़ाकरात में कुछ ना कुछ के ब्लैक एंड व्हाइट में इस तरह मुआहिदा है, क्योंकि ट्रंप भी बार बार मुआहिदे की बात करेंगे, मैं अब चाहता हूं कि देर पा मुआहिदा हो, कुछ चीजें तो सेटल हुई होंगी जिसके बाद ही इराक़ची साहब अब आ रहे हैं पाकिस्तान। समीना, थैंक यू साम भाई। अंजा ने बहुत अच्छी बात की कि लीगल पर्सपेक्टिव क्या है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब लीगल पर्सपेक्टिव हम देखते हैं तो जो ताकतवर मुल्क है वो तो किसी लीगैलिटी को देखते ही नहीं है। पहले आबना हुर्मुज़ सबके लिए खुली थी, ईरान ने किसी चीज पे कंट्रोल नहीं रखा हुआ था, लेकिन जब उनके ऊपर एक वॉर मुसल्लत की गई तो उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने इसको एज वेपन जो है वो बंद किया, और उसका एक हमें इम्पैक्ट नजर आया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शायद इतनी जल्दी मुज़ाकरात के लिए तैयार ना होते। अगर जब वो एक पूरा क्राइसिस ऑयल का, गैस का बना, तो उसके बाद उनके अपने जो एलाइज थे उनकी जानिब से भी उनको सुर्ख झंडी दिखा दी गई और कोई उनके साथ शामिल नहीं हुआ, और सबने बल्कि उल्टा प्रेशर बनाया कि भाई आपने एक अननेसेसरी वॉर में जाके एक क्राइसिस खुद से क्रिएट कर दिया। तो उसके बाद उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि वो तो आइसोलेट हो गया, और फिर उन्होंने जल्दी से जंगबंदी की तरफ चीजों को लेके जाना शुरू किया, और उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान ने उनको हेल्प आउट भी किया। पाकिस्तान ने बिल्कुल गुड फेथ में हेल्प आउट किया, क्योंकि पाकिस्तान पीस के लिए काम कर रहा था, तो पाकिस्तान के एंड से तो ये बेहतरीन चीज थी जो वो कर सकता था और स्टिल कर रहा है। जहां तक ये बात है कि क्या वो इसके साथ कोई सेटलमेंट की बात आ रहे हैं, मेरा ख्याल है राब्ते तो जरूर है, ऐसा तो नहीं है कि कोई पीछे काम नहीं हो रहा, लेकिन मैं नहीं समझती कि अभी कोई सेटलमेंट तक बात गई है। अगर ऐसा होता तो फिर अमेरिकन डेलीगेशन भी यहाँ पर होता, और फिर ईरानियंस भी आते, और फिर दोनों को पहले की तरह हम देखते कि वो साथ बैठते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बल्कि इराक़ची ने अपने ट्वीट में वाज़ेह तौर पर ही कहा है कि ये एक बायलैटरल ट्रिप है उनका, जिसमें यानी जो अमेरिका है वो एज पार्टी मौजूद नहीं होगा। तो इससे ये लगता है कि इस दौरे के मकसद में वो अपने तौर पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कुछ चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान के बाद मॉस्को भी जा रहे हैं और मस्कत भी जा रहे हैं। तो इससे मुझे ये लगता है कि अभी कुछ चीजें जो है वो अनसेटल्ड हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज जरूर कह दूं कि जब पहला एक वो दौर हुआ मुज़ाकरात का, तो उस वक्त वाज़ेह तौर पर लग रहा था कि जो ईरानियंस हैं वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे नजर आ रहे थे, और अमेरिका जो है वो वाज़ेह तौर पर अगरचे वो क्लेम कर रहे थे ट्रंप साहब उस वक्त भी कि हम जीत गए, लेकिन सबको नजर आ रहा था कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे कौन है। उसके बाद ये जो इन्होंने ब्लॉकेट वाला फैसला किया, तो
तो ये मुझे लगता है कि उसी जैसे आप कहते हैं ना खिफत मिटाने के लिए कि आपके भी हाथ में कुछ है, तो वो आपने अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए ब्लॉकेट वाला कारनामा किया और उसकी वजह से आपकी टॉक्स भी खराब हुई। लेकिन फिर भी ट्रंप ये समझते हैं कि वो इन टॉक्स में अगर दोबारा बैठे तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हो, इसलिए वो उस ब्लॉकेट को फौरन खत्म नहीं कर रहे। अगरचे पाकिस्तान ने इसके लिए रिक्वेस्ट भी की है और उन्होंने ये बात ईरान से भी कन्वे की है कि आप बैठ जाएं, उसके ऊपर फिर बात हो जाती है, और जाहिर है अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी कन्वे किया है कि आप ब्लॉकेट कर दें, लेकिन वो उस ब्लॉकेट को अभी तक खत्म नहीं कर रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि जहां पे जंग में कहते हैं ना कि आप वेपन्स के साथ लड़ते हैं, तो वहीं आपकी एक आसाबी जंग भी होती है, जिसमें आप खासतौर पर जब टेबल पे बैठते हैं तो फिर इस बात का इम्तिहान होता है कि आसाबी तौर पर कौन कितना अच्छा खेलता है। और लास्ट भी जो दौर था उसमें जो पिछला सेशन था टॉक्स का, उसमें भी सब इस बात के लिए मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट कर रहे थे कि जो इरानियन डेलीगेशन था वो कंप्लीटली प्रिपेयर्ड था, और उस डेलीगेशन में जितने लोग शामिल थे वो अपने अपने शोबे के माहिरीन थे और उनके पास पूरा एजेंडा था, पूरी कमिटमेंट भी थी और पूरी अप्रूवल की अथॉरिटी भी थी। जबकि जो अमेरिकन डेलीगेशन था वो उतना प्रिपेयर्ड नहीं था और इसीलिए फिर वो बीच में से उठ के चले भी गए। तो अब मेरा ख्याल है कि वो वापस आना चाहते हैं टॉक्स पर, लेकिन वो चाहते हैं कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर वापस आए ताकि अमेरिका की सुर्खी ना हो। अच्छा आंजा, आपने बात की थी यूरेनियम की। अब ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है, असल मसला ये है, आपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स बड़े जबरदस्त तरीके से सारे बताए हैं और पूरी दुनिया इससे सफर कर रही है, खासतौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, जो कि जंग में है ही नहीं और उन ममालिक में है जो जंग में बराह रास्त नहीं लेकिन मुतासर बहुत ज्यादा हुए। तो अब ये एनरिच्ड यूरेनियम या अफजुदा यूरेनियम, असल कहानी इसकी है। जाहिर है कि वो आम सतह पर उस तरह नहीं डिस्कस होगी और मुआहदा जब हो जाएगा फिर चीजें सामने आएंगी क्या था। इतना जरूर हमें पता चल सका कि अमेरिका की तरफ से 20 साल के लिए कहा गया और ईरान 5 साल के लिए तैयार था कि हम अपना प्रोग्राम बिल्कुल बंद कर देंगे। यहां पर फिर वो टॉक्स का बाकी नहीं पता कि क्या हुआ। ये जरूर आया कि जी वो हमारे हवाले कर दें, ट्रंप कह रहे हैं जब तक हमारे हवाले नहीं किया जाता बात ही नहीं बनेगी, और पहले तो ये तक कह दिया वो तैयार हो गए हैं हमारे हवाले करने के लिए, और ईरान ने कहा जी ये तो हमारी मुकद्दस जमीन की तरह मुकद्दस है, चाहे जमीन के नीचे हो जहां भी। तो ये सारा असल मामला लग रहा है। इसमें आपको लगता है कि कोई ऐसी कोई पेशरफ्त हो सकती है, कोई पॉजिटिव? जी आई थिंक देखिए, एक तो मैं पाकिस्तान के किरदार की यहाँ बात करूंगी। वो डेफिनेटली इस जंग का हिस्सा नहीं थे, लेकिन नेगोशिएशंस के अंदर पहले वो सिर्फ एक मीडिएटर का रोल हम अदा कर रहे थे, अब हम एक डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं, जो हमारी अब स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस हो गई है। अच्छा, जहां तक बात है न्यूक्लियर इनरिचमेंट की, मुझे ये लगता है कि अब्बास अरागची साहब, वो जो हाई लेवल डेलीगेशन है ईरान की, उनका ओमान और रशिया का, खासकर रशिया का जो दौरा है उसके ऊपर डेफिनेटली ये बात कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आएगी, क्योंकि रशिया ने ये चीज ऑफर की थी कि हाँ आप अपने टेम्परेरी हमारे पास स्टॉक फाइल्स रखवा दें यूरेनियम के। अब क्या ये बात अमेरिका को गवारा होगी? मुझे नहीं लगता। इसीलिए आई थिंक एक न्यूट्रल टेरिटरी जिसको दोनों अग्री कर सके वो पाकिस्तान है, तो डेफिनेटली एक ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन जहां तक आई थिंक यूरेनियम इनरिचमेंट की बात है, मुझे नहीं लगता वो इतना बड़ा मसला है या रेड लाइन है, क्योंकि इस पे तो देखें पहले भी जब जिनीवा के अंदर या दीगर मिडिल ईस्ट में ये टॉक हुई थी, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर पहले भी इन्वॉल्व थे, तो ईरान काफी हद तक इस चीज पे अग्री कर गया था, इससे पहले कि अब तक हाल ही में जो अमेरिका ने जो अटैक किया। तो डेफिनेटली ये चीज आई थिंक एक ज्यादा रेलेवेंस रखती है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जहां तक यूरेनियम का मामला है, वो एक और इंटरेस्टिंग पहलू भी हमें दिखाता है कि ये अगर तो कोई स्ट्रेटेजिक रीजनल आर्म्स रेस हुई, क्योंकि अगर ईरान इस चीज के ऊपर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाता तो कल को हमें पता है सऊदी अरेबिया ने वैसे ही यूएस को कहा है कि वो भी इंटरेस्टेड है यूरेनियम को इनरिच करने में, तुर्की है, इजिप्ट है, दीगर और कंट्रीज हैं, तो फिर व्हेन एंड वेयर विल इट स्टॉप। इसके साथ साथ मैं ये जरूर मेंशन करूंगी कि देखिए जहां तक ईरान का इस पे स्टांस है ना कि इमाम खामेनेई साहब ने ऑलरेडी, जो शहीद खामेनेई साहब हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी फतवा दिया हुआ था अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन। लेकिन क्या मुस्तफा खामेनेई साहब कितना इस पे अग्री करते हैं? क्योंकि हमें तो ये पता है कि जो उनके साथ हार्डलाइनर्स अलाइन हैं वो तो ऑलरेडी ये भी कह चुके हैं कि जी आप एनपीटी से अपने आप को अलहदा करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन लोगों के लिए तो जी एक ये मसला है आर्टिकल 4 एनपीटी का कि ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक राइट है
हमारा एक सॉवरेन राइट है। सो आई थिंक कि इस चीज पे रेटरिक ज्यादा है, जो फैक्चुअल डिस्कशन है ना जी, मुझे लगता है वो अब एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, वो एक हाइब्रिड मैरीटाइम इकोनॉमिक मसला ज्यादा है इससे कबल के एक डिप्लोमेटिक मसला हो, क्योंकि जो उनकी दो और पॉइंट्स इसेंशियल, जैसे लखनऊ का केस था या दूसरे एसेट्स अनफ्रीज करने की बात थी, वहां पे हम देखते हैं, या इवन न्यूक्लियर के ऊपर कहीं ना कहीं एक कुछ कॉमन ग्राउंड सर्च किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो डेफिनेटली हमारी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम कितनी जल्दी इस चीज को रिजॉल्व करवा सके। डेफिनेटली अब एक रेलेवेंस तो बढ़ गई है, लेकिन कंट्रोल जो हमारा कंट्रोल था इस पूरी टॉक्स के ऊपर या एक नेगोशिएशंस के ऊपर, वो भी एक टाइम बाउंड चीज है, उसका भी हम कितना ज्यादा एक्सटेंशन ले सकेंगे। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मसला यूरेनियम का हो या ब्लैक का हो, या दोनों जो पार्टीज हैं इस वक्त कोशिश ये कर रही हैं कि टाइम बाय किया जा सके, क्योंकि अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को और ज्यादा मजबूत किया जाए और जहां तक डिप्लोमेसी की बात है या नेगोशिएशंस की इस सतह पे बात होती है, तो ये भी कोई आउट ऑफ द ब्लू बात नहीं है, बड़ी कॉमन चीज है। आई थिंक इस्लामाबाद का जो प्रोसेस है वो अभी एक स्ट्रेटेजिक पॉज तो दे रहा है, क्योंकि लेकिन अभी तक दोनों तरफ से ना ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। मतलब ईरान कहता है हमें ये चीज चाहिए तो हम अपना होर्मुज़ खोलने पे तैयार होंगे, अमेरिका कहता है अगर आप न्यूक्लियर गिव अप करते हैं तब हम आपके एसेट्स अनफ्रीज करेंगे। लेकिन रिलेशनशिप जो है ना इन दोनों के बीच में अभी तक ट्रांसफॉर्मेशनल गुफ्तगू की तरफ नहीं पहुंचा है कि हमें कोई मेजर ब्रेक थ्रू मिले। मैं होपफुल हूं कि कल की जो बातचीत है उसके ऊपर कहीं ना कहीं हम, अगर पूरी तरह से पीस कायम ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्रेस जरूर हमें मिलेगी। हमने देखा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तो यही कोशिश रही है, और अब थोड़ा प्रेशर भी रीजनल लेवल पे भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका जिस चीज को सिर्फ दो मुल्कों का मसला जाहिर करने पे तुला हुआ था कि इट्स यूएस एंड ईरान प्रॉब्लम, ईरान ने अब खासकर इस दौरे पे ये प्रूव कर दी क्या है कि नहीं, यहाँ पे ये पूरा ग्लोबल इशू बना हुआ है। पाकिस्तान में भी देखें जो क्वाड की इन्वॉल्वमेंट थी, टर्की, इजिप्ट एक्सेट्रा, वहां पे हम देख रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट अ टू पार्टी प्रॉब्लम, इट्स अ मल्टीलैटरल प्रॉब्लम। ओके। अच्छा समीना, एक बात जो उन्होंने प्रोग्रेस की बात की ना अंजा ने, उसमें ये तो हमें नजर आ रहा है कि दोनों तरफ से जंग नहीं कोई चाह रहा, वरना ये होता कि जिस तरह ट्रंप हैं कि आप दूसरी तरफ से पासदार इनकलाब जो हार्ड लाइनर चले हम कह दें, तो वो तो बात ये थी कि एक ड्रोन हमला, एक मिसाइल चलना था और सीज फायर हो गया। ये जरूर हुआ है, शिप्स कब्जे में लेना, ये सब कुछ होना। अब मसला इकोनॉमिक है सारा, अंजा ने जो बात की, अब सारा इकोनॉमी के इर्द गिर्द आ गया है। आपने हुर्मुज़ से रकम हासिल करना चाह रहे हैं जी ईरान, कि हम ज़ाहिर है उनका बड़ा नुकसान हो चुका है, उन्होंने रीबिल्डिंग की तरफ जाना है, वहां पर महंगाई है, उनको जरूरत है। साथ वो कह रहे हैं कि हमारे जितने एसेट्स आपने लिए हुए हैं कब्जे में वो भी आप रिलीज करें, जितने भी हैं वो, तो फिर क्लेम करते हैं सैकड़ों अरब डॉलर। लेकिन साथ ये कि जी आपने हुर्मुज़ से, अब आपने हुर्मुज़ से अगर रकम इकट्ठी करनी है तो ये भी आगे इंडोनेशिया कह रहा है जी हम भी लेंगे, कई ममालिक लेने लग जाएंगे, जबकि वैसे तो इंटरनेशनल सीज में ऐसा नहीं था। यह भी अब एक मसला आ गया। पहले जो नेगोशिएशन थी उनमें कहीं आपने हुर्मुज़ था ही नहीं, जब ईरान ने आपने हुर्मुज़ बंद किया उसके बाद अब टेबल पर आपने हुर्मुज़ भी आ गया। उससे पहले तो सिर्फ न्यूक्लियर का मसला था, मिसाइल्स का था, रजीम चेंज का था, वो चीजें अब इतनी नहीं आगे आ रही जितनी आपने हुर्मुज़ दोनों तरफ से आ रहा है कि ईरान को क्रिपल कर दिया। ट्रंप कह रहे हैं कि जी उनकी हमने आमदनी रोक दी जो 3 गुना हो गई थी, और उनके जहाज जा रहे थे, किसी और के नहीं जा रहे थे। अब सारा मसला तो इकोनॉमी का आ गया है, और पॉजिटिव यह है कि दोनों तरफ से जंग कोई भी नहीं चाह रहा, ये तो साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही आपने एनालाइज किया है सामा, और देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी वो ऑप्शंस में आ गया है कि जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है, उन पॉइंट्स में आ गया है, और बल्कि मेजर पॉइंट्स में आ गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे पिछले सेटलमेंट के बारे में ये खबरें आई थी कि तकरीबन 20 अरब डॉलर के जो असासे हैं वो अनफ्रीज करने के लिए अग्रीमेंट हो गया था। आई डोंट नो कि कंफर्म है या नहीं, लेकिन ये खबरें मल्टीपल सोर्सेज से आई थी। और मेरा ख्याल है कि अगर इस पॉइंट के ऊपर आपको याद होगा जो इनिशियली एक डिमांड लिस्ट दी थी ईरान ने, तो उसमें उन्होंने ये बात की थी कि जो हमारे डैमेजेस हुए हैं उसके एवज जो है उन्हें कोई भी जो पैसे वगैरह है वो दिए जाएं और उससे हम अपनी रीबिल्डिंग कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि अगर
इस पॉइंट के ऊपर कोई आगे बात बढ़ती है कि जी हम आपको पैसे दे देते हैं जो आपके अनफ्रीज हैं और इसके अलावा कोई डैमेजेस की मद में आपको पैसे दे देते हैं, तो शायद इस बात के ऊपर फिर निगोशिएशंस हो सकेंगी कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले की तरह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक पैसेज के तौर पर लिया जाए और उस पर कोई किसी की अथॉरिटी ना हो, किसी की इजारादारी ना हो, ना ही कोई उसके ऊपर टोल टैक्स की तरह का कोई टैक्स जो है वो आयद किया जाए। मेरा ख्याल है इस पे बाकी जो ममालिक हैं जो कि ईरान की दोस्त ममालिक हैं वो भी उन्हें इस पे जरूर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, क्योंकि देखिए इसमें से तो सबके ही जहाज गुजरेंगे ना, तो फिर अगर इस तरह की कोई चीज पे एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ जी आपने टैक्स देना है और इस पे वो ईरान नहीं मान रहा होता, तो फिर तो सारी जो कंट्रीज हैं, चाहे उसके इर्द गिर्द नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनसे भी ईरान ट्रेड कर रहा है, वो सभी इस बात के ऊपर मेरा नहीं ख्याल है कि एग्री करेंगे कि जी हम पैसे देकर और वहां से अपना रास्ता लें। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर आगे बात बन सकती है, लेकिन अगेन ये कंडीशनल होगी इस चीज से कि ईरान के जो डैमेजेस हैं उसको कैसे रीपे किया जाता है। तो अगर उसके ऊपर कोई सेटलमेंट हो जाती है तो ईरान इसके ऊपर मुमकिन है कि लचक दिखा दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीना पाशा और आज़ाद साकिब साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खास बात अब यह है कि किस तरह से दोनों एक दूसरे को ना सिर्फ ये कि कायल करते हैं और एक रास्ता देते हैं। जिस तरह ईरान को इस वक्त जरूरत है किसी ना किसी तरह उनके पास डॉलर्स आए ताकि वो रिबिल्ड कर सकें, बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ है, और अमेरिका को एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए कि देखिए जी हमने ये हासिल कर लिया है। तो जब तक दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता नहीं देते, बहुत मुश्किल है कि मुज़ाकरात फौरी तौर पर हमें कामयाब होते नजर आए। लेकिन कम अज कम उम्मीद ये की जाती, इस तरह आनंद साहब ने भी कहा कि एक मुआहदा ऐसा हो सके कि कम से कम एक लंबे अरसे तक कहीं हम जंग दोबारा ना देखें और बाकी बातचीत शायद चलती रहे फाइनलाइज होने तक। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।